नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए समकालीन कहानियों की श्रृंखला में आज की लोकप्रिय लेखिकाओं में स्थान रखने वाली पूनम अहमद की लिखी हुई कहानी इसमें बुरा क्या है। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। महेश और आभा ऑफिस जाने के लिए तैयार हो ही रहे थे कि आभा का मोबाइल बज उठा। आभा ने नंबर देखा। रुक्मणी है कहते हुए फ़ोन उठाया। कुछ ही पलों बाद ओह अच्छा ठीक है कहते हुए फ़ोन रख दिया। चेहरे पर चिंता झलक रही थी। महेश ने पूछा, कहीं छुट्टी तो नहीं कर रही है? 3 दिन नहीं आएगी, उसके घर पर मेहमान आए हैं। दोनों के तेज़ी से चलते हाथ ढीले पड़ गए थे। महेश ने कहा, अब क्या करें? मैंने पिछले हफ्ते 2 छुट्टियां ले ली थीं जब ये नहीं आई थी, और आज तो ज़रूरी मीटिंग भी है। ठीक है, आज और कल मैं घर पर रह लेता हूँ, परसों तुम छुट्टी ले लेना, कहकर महेश फिर घर के कपड़े पहनने लगे। उनकी 10वीं कक्षा में पढ़ रही बेटी मनाली और 4थी कक्षा में पढ़ रहा बेटा आर्य स्कूल के लिए तैयार हो चुके थे। नीचे से बस ने हॉर्न दिया तो दोनों उतरकर चले गए। आभा भी चली गई। महेश ने अंदर जाकर अपनी माँ नारायणी को देखा। वे आंख बंद करके लेटी हुई थीं। महेश की आहट से भी उनकी आंख नहीं खुली। महेश ने माँ के माथे पर हाथ रखकर देखा। बुखार तो नहीं है माँ? माँ ने आंखें खोलीं। महेश को देखा। अस्फुट स्वर में क्या कहा महेश को समझ नहीं आया। महेश ने माँ को चादर ओढ़ाई, किचन में जाकर उनके लिए चाय बनाई, साथ में एक टोस्ट लेकर माँ के पास गए। उन्हें सहारा देकर बिठाया, अपने हाथ से टोस्ट खिलाया, चाय भी चम्मच से धीरे धीरे पिलाई। 90 वर्ष की नारायणी साल भर से सुध बुध खो बैठी थीं। वे अब कभी कभी किसी को पहचानती थीं। अक्सर उन्हें कुछ पता नहीं चलता था। रुक्मणी को उन्हीं की देखरेख के लिए रखा गया था। रुक्मणी की छुट्टी पर जाने से बहुत सी समस्याएं खड़ी हो जाती थीं। इतने में साफ सफाई और खाने का काम करने वाली मंजूबाई आई तो महेश ने कहा, मंजू देख लेना, माँ के कपड़े बदलने हो तो बदल देना। माँ का बिस्तर गीला था। मंजू ने ही उन्हें सहारा देकर खड़ा किया। बिस्तर महेश ने बदल दिया। माँ के कपड़े बदल दो मंजू, कहकर महेश कमरे से बाहर गए तो मंजू ने नारायणी को साफ धुले कपड़े पहनाए और माँ को फिर से लिटा दिया। नारायणी के 5 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा नासिक के पास एक गांव में रहता था। बाकी चारों बेटे मुंबई में ही रहते थे। महेश घर में सबसे छोटे थे। नारायणी ने हमेशा महेश के ही साथ रहना पसंद किया था। महेश का 2 बेडरूम फ्लैट एक अच्छी सोसाइटी में दूसरे फ्लोर पर था। एक 1 बेडरूम फ्लैट इसी सोसाइटी में किराए पर दिया हुआ था। पहले महेश उसी में रहते थे, पर बच्चों की पढ़ाई और माँ की दिन पर दिन बढ़ती अस्वस्थता के चलते बाकी भाइयों के आने जाने से वो फ्लैट काफ़ी छोटा पड़ने लगा था, तो वे इस फ्लैट में शिफ्ट हो गए थे। माँ की सेवा और देख रेख में महेश और आभा ने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। कुछ महीनों पहले जब नारायणी चलती फिरती थीं, रुक्मणी का ध्यान इधर उधर होने पर सीढ़ियों से उतरकर नीचे पहुंच जाती थी। फिर वॉचमैन ही उन्हें ऊपर तक छोड़कर जाया करता था। महेश के सामने वाले फ्लैट में रहने वाले रिटायर्ड कुलकर्णी दंपत्ति ने हमेशा महेश के परिवार को नारायणी की सेवा करते ही देखा था। उनके दोनों बेटे विदेश में कार्यरत थे। आमने सामने दोनों परिवारों में मधुर संबंध थे, पर जब से नारायणी बिस्तर तक सीमित हो गई थीं, सबकी जिम्मेदारी और बढ़ गई थी। बच्चे स्कूल से वापस आए तो महेश ने हमेशा की तरह पहले माँ को बिठाकर अपने हाथ से खिलाया। उसके ऑफिस में रहने पर रुक्मिणी ही उनका हर काम करती थी। फिर बच्चों के साथ बैठकर खुद लंच किया। माँ की हालत देखकर महेश की आंखें अक्सर भर आती थीं। उसे एहसास था कि उसके पैदा होने के 1 साल बाद ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। पिता गांव के साधारण किसान थे। 5 बेटों को नारायणी ने कई छोटे छोटे काम करके पढ़ाया लिखाया था। अपने बच्चों को सफल जीवन देने में जो मेहनत नारायणी ने की थी, उसके कई प्रत्यक्षदर्शी रिश्तेदार थे, जिनके मुंह से नारायणी के त्याग की बातें सुनकर महेश का दिल भर आता था। ये भी सच था कि जितनी जिम्मेदारी और देख रेख माँ की महेश करते थे, उतनी कोई और बेटा नहीं कर पाया था। शायद इसलिए नारायणी हमेशा महेश के साथ ही रहना पसंद करती थी। नारायणी को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता था। यहाँ तक कि घूमने फिरने का प्रोग्राम भी इस तरह बनाया जाता था कि कोई ना कोई घर पर उनके पास रहे।
मनाली की इस साल 10वीं बोर्ड की परीक्षा थी तो वो अपनी पढ़ाई में व्यस्त थी। शाम को महेश के बड़े भाई का फ़ोन आया कि वो होली पर माँ को देखने सपरिवार आ रहे हैं। मनाली के मुंह से तो सुनते ही निकला, पापा उस दौरान बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होंगी, मैं सब लोगों के बीच कैसे पढ़ूंगी? ओहो, देखते हैं। महेश इतना ही कह पाए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर आजकल माँ को देखने के नाम पर जो भीड़ अक्सर जुटती रहती थी, उससे महेश और आभा को काफ़ी असुविधा हो रही थी। हर भाई के 2 या 3 बच्चे तो थे ही। सब आते तो उनकी आओ भगत में महेश या आभा को ऑफिस से छुट्टी करनी ही पड़ती थी। ऊपर से बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान पड़ता। माँ को देखने आने का नाम ही होता, उनके पास बैठकर उनकी सेवा करने की इच्छा किसी की भी नहीं होती। सब घूमते फिरते, अच्छे अच्छे खाने की फरमाइश करते। भाभियाँ तो माँ के गीले कपड़े बदलने के नाम से ही कोई बहाना बनाकर वहाँ से हट जाती। आभा ही रुक्मिणी के साथ मिलकर माँ की सेवा में लगी रहती। अब महेश थोड़ा चिंतित हुए। दिन भर सोचते रहे कि क्या करें, माँ की तरफ से भी लापरवाही ना हो और बच्चों की पढ़ाई में भी व्यवधान ना हो। महेश और आभा दोनों ही मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पदों पर थे। आर्थिक स्थिति अच्छी ही थी, शायद इसलिए भी दिन भर कई तरह की बातें सोचते सोचते आखिर एक रास्ता महेश को सूझ ही गया। रात को आभा लौटी तो महेश भाई के सपरिवार आने का और मनाली की परीक्षाओं का एक ही समय होने के बारे में बताते हुए कहने लगे, आभा दिन भर सोचने के बाद एक बात सूझी है। मैं दूसरा फ्लैट खाली करवा लेता हूँ, माँ को वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। माँ के लिए किसी अति विश्वसनीय व्यक्ति का उनके साथ रहने का प्रबंध कर देते हैं। ये क्या कह रहे हो महेश, माँ अकेली रहेंगी? अकेली कहाँ, हम वहाँ आते जाते ही रहेंगे, पूरी नज़र रहेगी वहाँ हमारी। जो भी रिश्तेदार उन्हें देखने के नाम से आते हैं वहीं रह लेंगे और यहाँ भी आने की किसी को मनाही थोड़ी ही होगी। मैंने बहुत सोचा है इस बारे में, मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा है। थोड़े खर्चे बढ़ जाएंगे, 2 घरों का प्रबंध देखना पड़ेगा, किराया भी नहीं आएगा, लेकिन हम माँ की देख रेख में कोई कमी नहीं करेंगे, बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। महेश, ये ठीक नहीं रहेगा, माँ को कभी दूर नहीं किया हमने। आभा की आंखें भर आईं। तुम देखना ये कदम ठीक रहेगा, किसी को परेशानी नहीं होगी, और अगर किसी को भी तकलीफ हुई तो माँ को यहीं ले आएंगे फिर। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अगला 1 महीना महेश और आभा काफ़ी व्यस्त रहे। दूसरा फ्लैट बस 2 बिल्डिंग ही दूर था। किराएदार भी महेश की परेशानी समझ जल्दी से जल्दी फ्लैट खाली करने के लिए तैयार हो गए। महेश ने स्वयं उनके लिए दूसरा फ्लैट ढूंढने में सहयोग किया। महेश की रिश्तेदारी में एक लता काकी थी जो विधवा थीं, जिनकी कोई संतान भी नहीं थी। वे कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ रहती, कभी किसी आश्रम में चली जाती। महेश ने उनकी खोजबीन की तो पता चला वे पुणे में किसी रिश्तेदार के घर में हैं। महेश खुद कार लेकर उन्हें लेने गए। नारायणी जब स्वस्थ थीं, वे तब कई बार उनके पास मिलने आती थीं। महेश को देखकर लता काफ़ी खुश हुई और जब महेश ने कहा, बस मैं आप पर ही माँ की देखभाल का भरोसा कर सकता हूँ काकी, आप उनके साथ रहना, घर के कामों के लिए मैं एक फुल टाइम मेड का प्रबंध कर दूंगा। लता खुशी खुशी महेश के साथ आ गई। दूसरा फ्लैट खाली हो गया, एक फुल टाइम मेड राधा का प्रबंध भी हो गया था। एक रविवार को माँ को दूसरे फ्लैट में ले जाया जा रहा था। महेश और आभा ने उनके हाथ पकड़े हुए थे, वे बिल्कुल अनजान सी साथ चल रही थीं। सामने वाले फ्लैट के मिस्टर कुलकर्णी पूरी स्थिति जानते ही थे। वे कह रहे थे, महेश जी आपने सोचा तो सही है, पर आपकी भागदौड़ और खर्चे बढ़ने वाले हैं। हाँ देखते हैं, आगे समझ आ ही जाएगा ये सही है या नहीं। आभा ने वहाँ किचन पूरी तरह से सेट कर दिया था। लता काकी को सब निर्देश दे दिए गए थे। महेश ने उन्हें यह भी संकेत दे दिया था कि वे उन्हें हर महीने कुछ धनराशि भी जरूर देंगे। वे खुश थीं, उन्हें अब एक ठिकाना मिल गया था। सोसाइटी में पहले तो जिसने सुना हैरान रह गया। कई तरह की बातें हुई। किसी ने कहा ये तो ठीक नहीं है, बूढ़ी माँ को अकेले घर में डाल दिया। पर समर्थन में भी लोग थे। उनका कहना था ठीक तो है, माँ जी को देखने इतना आना जाना होता है, लोगों की भीड़ रहती थी, ये अच्छा विचार है। महेश और बाकी तीनों भी माँ के आसपास ही रहते, जिसको समय मिलता वही पहुँच जाता। माँ अब किसी को पहचानती तो थी नहीं, पर फिर भी सब ज़्यादा से ज़्यादा समय वहीं बिताते। वहाँ की हर ज़रूरत पर उनका ध्यान रहता। मिस्टर कुलकर्णी ने अक्सर देखा था, महेश सुबह ऑफिस जाने से पहले और आने के बाद सीधे वहीं जाते हैं
और छुट्टी वाले दिन तो अक्सर सामने ताला रहता, मतलब सब नारायणी के पास ही होते। 3 महीने बीत गए। होली पर भाई सपरिवार आए। पहले तो उन्हें ये प्रबंध अखरा, पर कुछ कह नहीं पाए। आखिर महेश ही थे जो सालों से माँ की सेवा कर रहे थे। मनाली की परीक्षाएं भी बिना किसी असुविधा के संपन्न हो गई थीं। माँ की हालत खराब थी। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। डॉक्टर को बुलाकर दिखाया गया तो उन्होंने भी संकेत दे दिया कि अंतिम समय ही है, कभी भी कुछ हो सकता है। बड़ी मुश्किल से उनके मुंह में पानी की कुछ बूंदें या जूस डाला जाता। लता काकी को इन महीनों में एक परिवार मिल गया था। माँ को कुछ होने की आशंका से लता काकी हर पल उदास रहती, और एक रात नारायणी की सांसें उखड़ने लगीं तो लता काकी ने फौरन महेश को इंटरकॉम किया। महेश सपरिवार भागे। माँ ने हमेशा के लिए आंखें मूंद लीं। सब बिलख उठे। महेश बच्चे की तरह रो रहे थे। आभा ने सब भाइयों को फ़ोन कर दिया। सुबह तक मुंबई में ही रहने वाले भाई पहुंच गए। बाकी रिश्तेदारों का आना बाकी था। सोसाइटी में सुबह खबर फैलते ही लोग इकट्ठे हो गए। भीड़ में लोग हर तरह की बातें कर रहे थे। कोई महेश की सेवा के प्रबंध की तारीफ कर रहा था। वहीं सोसाइटी के ही दिनेश जी और उनकी पत्नी सुधा बातें बना रहे थे। अंतिम दिनों में अलग कर दिया, अच्छा नहीं किया। माता पिता बच्चों के लिए कितना करते हैं, और बच्चे। वहीं खड़े मिस्टर कुलकर्णी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, भाई साहब, महेश जी ने अपनी माँ की बहुत ही सेवा की है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हाँ, पर अंतिम समय में दूर दूर कहाँ, हर समय तो ये सब उनके आसपास ही रहते थे। उनकी हर ज़रूरत के समय वे कभी अकेली नहीं रहीं। आर्थिक हानि लाभ की चिंता किए बिना महेश जी ने सबकी सुविधा का ध्यान रखते हुए जो कदम उठाया था, उसमें कुछ भी बुरा नहीं है। आपके बेटे बहू भी तो अपने बेटे को डे केयर में छोड़कर ऑफिस जाते हैं ना, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वे अपने बेटे से प्यार नहीं करते। आजकल की व्यस्तता, बच्चों की पढ़ाई, सब ध्यान में रखते हुए कुछ नए रास्ते सोचने पड़ते हैं। इसमें बुरा क्या है? बातें बनाना आसान है, जिस पर बीतती है वही जानता है। महेश जी और उनका परिवार सिर्फ प्रशंसा के पात्र हैं, एक उदाहरण हैं। वहाँ उपस्थित बाकी लोग मिस्टर कुलकर्णी की बात से सहमत थे। दिनेश जी और उनकी पत्नी ने भी अपने कहे पर शर्मिंदा होते हुए उनकी बात के समर्थन में सिर हिला दिया था। अभी आप सुन रहे थे पूनम अहमद जी की लिखी हुई एक सार्थक और सकारात्मक कहानी, इसमें बुरा क्या है। आशा है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आपसे अनुरोध है कि चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।